नमस्कार और इस नई गहरी चर्चा में स्वागत है। आज का विषय एक ऐसी चीज के बारे में है जो हमारे चारों ओर हर वक्त मौजूद रहती है, पर शायद हम ध्यान नहीं देते। हाँ, मतलब हमारी आंखों के बिल्कुल सामने होती है, फिर भी हम उसकी बनावट पर शायद ही कभी सोचते हैं। बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे हैं अडोबी इलस्ट्रेटर की। ग्राफिक डिजाइन और वेक्टर आर्ट की दुनिया का ये वो प्रमुख सॉफ्टवेयर है जिसने पिछले कुछ दशकों में हमारी पूरी डिजिटल और भौतिक दुनिया के विजुअल स्वरूप को एक आकार दिया है। सही कहा। और आज की इस चर्चा की नींव हमने दो बहुत ही बेहतरीन सोर्सेज पर रखी है। पहला सोर्स है एंडी टेल्स थिंग्स यूट्यूब चैनल का एक बड़ा ही शानदार ट्यूटोरियल वीडियो, जिसका टाइटल है अडोबी इलस्ट्रेटर फॉर बिगिनर्स गेट स्टार्टेड इन 10 मिनट्स। एकदम सही। और दूसरा सोर्स एक बेहद व्यापक और ज्ञानवर्धक लेख है जिसका नाम है मास्टरिंग वेक्टर डिजाइन विद अडोबी इलस्ट्रेटर। तो इस गहरी चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य या मिशन ये समझना है कि एक नए इंसान के लिए शुरुआत में किसी हवाई जहाज के कॉकपिट जैसा जटिल दिखने वाला ये सॉफ्टवेयर असल में काम कैसे करता है। और सबसे अहम बात, हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे पेशेवर डिजाइनर इसका उपयोग एक छोटी सी स्मार्ट वॉच के आइकॉन से लेकर किसी नेशनल हाईवे पर लगे विशालकाय होर्डिंग्स तक बनाने के लिए करते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ग्राफिक डिजाइन के इतने सारे टूल्स के बीच ये विशेष सॉफ्टवेयर इतना अलग और इतना अनिवार्य क्यों बन गया है। ये वाकई इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सवाल है। देखिए, ग्राफिक डिजाइन की दुनिया बहुत विशाल है, लेकिन इलस्ट्रेटर की जगह बिल्कुल अलग और विशिष्ट है। मतलब जब डिजिटल इमेजरी या तस्वीरों की बात होती है तो आमतौर पर दिमाग में वो तस्वीरें आती हैं जो हम फोन या कैमरा से खींचते हैं। हाँ, पर इस सॉफ्टवेयर का मुख्य काम उन पिक्सल वाली तस्वीरों को एडिट करना नहीं है। इसका पूरा वजूद वेक्टर ग्राफिक्स पर टिका है। What's fascinating here, इसके वेक्टर और बिटमैप छवियों के बीच का तकनीकी अंतर ही इस सॉफ्टवेयर की असली और सबसे बड़ी ताकत है। तो इस अंतर को थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिटमैप छवियां जैसे कि सामान्य जेपीजी तस्वीरें छोटे छोटे पिक्सल यानी रंगीन चौकोर डिब्बों से बनी होती हैं और उनका एक निश्चित रेजोल्यूशन होता है। अगर कोई उन तस्वीरों को उनकी क्षमता से ज्यादा जूम करे या बड़ा करे तो वो पिक्सल फटने लगते हैं। तस्वीर बिल्कुल धुंधली या पिक्सेलेटेड हो जाती है। बिल्कुल। इसके विपरीत वेक्टर छवियां पिक्सल के मोहताज नहीं होती। वो मैथमेटिकल इक्वेशंस यानी गणितीय समीकरणों द्वारा परिभाषित पाथ्स और ज्यामितीय आकृतियों से बनी होती हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि पिक्सल के बजाय पर्दे के पीछे काम कर रहे गणित के फॉर्मूले डिजाइन को उसका आकार दे रहे हैं। हाँ, और अगर इस बात के व्यवहारिक पहलू पर गौर किया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि एक वेक्टर छवि को बिना उसकी गुणवत्ता या क्रिस्पनेस खोए अनंत यानी इन्फिनिटी तक बड़ा किया जा सकता है। इसे ऐसे कल्पना की जा सकती है कि किसी ब्रांड का एक लोगो डिजाइन किया गया है। जी। वो लोगो शुरुआत में एक छोटे से बिजनेस कार्ड पर सिर्फ 1 इंच के आकार में छपना है, लेकिन कल को वही कंपनी बहुत बड़ी बन जाती है। हाँ, और उन्हें वही डिजाइन किसी गगनचुंबी इमारत के बाहर एक विशाल बिलबोर्ड पर लगाना है। तो वेक्टर ग्राफिक्स की बदौलत उसी फाइल को बिना किसी बदलाव के प्रिंट किया जा सकता है, बिना एक भी पिक्सल फटे। एकदम। ब्रांडिंग की दुनिया में इसी निरंतरता और गुणवत्ता की जरूरत होती है, और यही कारण है कि ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का मानक बन चुका है। बहुत ही सटीक विश्लेषण है ये स्केलेबिलिटी ही है जो पेशेवर लोगों को इस टूल पर निर्भर बनाती है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी है। कैसा विरोधाभास? जो टूल इतनी असीमित आजादी देता है वो पहली बार स्क्रीन पर खुलने पर किसी भी नए व्यक्ति को डरा सकता है। जब कोई पहली बार इसे खोलता है तो बहुत सारे मेन्यू और पैनल्स एक साथ सामने आ जाते हैं। वो इंटरफेस वाकई किसी नए यूजर को ओवरवेल्म कर सकता है। इसी डर को दूर करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि काम शुरू कैसे होता है। डिजाइन की पूरी यात्रा एक नई फाइल बनाने से शुरू होती है, और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी निर्णय लेना होता है। मेरा मतलब है कलर मोड का चुनाव। सही कहा। ये महज एक सेटिंग नहीं है, बल्कि ये तय करता है कि डिजाइन का अंतिम गंतव्य क्या होगा। ये एक ऐसा बिंदु है जहां कई नए डिजाइनर गलती कर बैठते हैं। डिजाइन शुरू करने से पहले ही ये स्पष्ट होना चाहिए कि वो डिजाइन कहां देखा जाएगा। अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जो केवल स्क्रीन के लिए है
यानी कुछ ऐसा जो डिजिटल दुनिया में ही रहेगा। जैसे किसी वेबसाइट का इंटरफेस हो गया, या मोबाइल ऐप का यूआई, या सोशल मीडिया की कोई पोस्ट। वहाँ हमेशा RGB यानी रेड, ग्रीन, ब्लू कलर मोड का चुनाव किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी डिजिटल स्क्रीन्स इन्हीं 3 रंगों के प्रकाश से सारी दुनिया दिखाती है। दूसरी ओर अगर उस डिजाइन को भौतिक दुनिया में लाना है, यानी कागज, टी शर्ट या किसी भी अन्य चीज पर प्रिंट किया जाना है, तो CMYK मोड का उपयोग अनिवार्य है। सायन, मैजेंटा, येलो और की यानी ब्लैक, ये प्रिंटिंग प्रेस की स्याही का मानक है। ये छोटी सी ये सनज बाद में रंगों के खराब दिखने जैसी बहुत सी गंभीर परेशानियों से बचा सकती है। इसके बाद जब वर्कस्पेस स्क्रीन पर आता है, तो उसकी जटिलता को समझना भी एक कला है। हाँ, वो वर्कस्पेस शुरुआत में भारी लग सकता है, लेकिन उसकी बनावट के पीछे एक बहुत ही गहरी सोच और कॉग्निटिव लोड को कम करने की फिलॉसफी है। मतलब सॉफ्टवेयर ये समझता है कि एक कलाकार को टूल्स ढूंढने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, इलस्ट्रेटर का वर्कस्पेस पूरी तरह से कस्टमाइज किया जा सकता है। जो लोग नए हैं, उनके लिए एसेंशियल क्लासिक्स नाम का एक प्रीसेट लेआउट बहुत काम आता है, क्योंकि ये सभी बुनियादी और ज़रूरी टूल्स को सामने लाकर रख देता है। अगर हम इस यूज़र इंटरफेस को टुकड़ों में बांटकर समझें, तो ये बहुत तार्किक लगने लगता है। सबसे ऊपर हेडर होता है जहां सॉफ्टवेयर के मुख्य नियंत्रण होते हैं, लेकिन असली स्मार्टनेस उसके ठीक नीचे मौजूद कंट्रोल बार में है। वो कंट्रोल बार वाकई डिज़ाइनर के लिए किसी इंटेलिजेंट असिस्टेंट की तरह काम करता है। ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये बार इस बात पर नजर रखता है कि डिजाइनर उस वक्त कौन सा काम कर रहा है और उसी के अनुसार अपने विकल्प बदल लेता है। उदाहरण के लिए, जैसे ही कोई टेक्स्ट टूल को चुनता है, वो कंट्रोल बार समझ जाता है कि अब शब्दों पर काम होने वाला है। वो तुरंत फॉन्ट बदलने, शब्दों का आकार तय करने और पैराग्राफ को अलाइन करने के विकल्प सामने ले आता है। डिजाइनर को खुद जाकर उन मेन्यूज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इंटरफेस की वो खूबी है जो रचनात्मकता के बीच में तकनीकी रुकावटों को आने से रोकती है। यही वो सहजता है जो काम की गति को कई गुना बढ़ा देती है। अब अगर हम स्क्रीन के बाईं ओर देखें, तो वहां टूल बार मौजूद होता है। ये एक डिजिटल वर्कशॉप के औजारों का बक्सा है। यहाँ भी डिजाइनर्स के लिए एक बहुत ही चतुर व्यवस्था की गई है। स्क्रीन पर जगह बचाने के लिए सारे टूल्स एक साथ नहीं दिखाए जाते। हाँ, यदि किसी टूल के कोने में एक छोटा सा एरो दिखाई देता है, तो वो इस बात का संकेत है कि उसके पीछे उसी परिवार के और भी टूल्स छिपे हैं। अगर बुनियादी चौकोर आकार बनाने वाला टूल को थोड़ी देर दबाकर रखा जाए, तो उसके अंदर से गोल आकार बनाने वाला एलिप्स टूल या कई कोनों वाला पॉलीगन टूल निकलकर सामने आ जाता है। और दाएं और पैनल्स होते हैं जो डिजाइन को तराशने के काम आते हैं। रंगों का चुनाव हो, अलाइनमेंट हो या कोई विशेष इफेक्ट डालना हो, सब कुछ दाएं ओर से नियंत्रित होता है। और इन सभी मेनू और पैनल्स के बिल्कुल बीचों बीच वो जगह होती है जहां असली जादू होता है, यानी आर्ट बोर्ड। ये वो खाली डिजिटल कैनवस है जहां विचार एक दृश्य रूप लेते हैं। आर्ट बोर्ड की सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि एक ही फाइल के भीतर कई सारे आर्ट बोर्ड बनाए जा सकते हैं। इस बात की अहमियत ऐसे समझी जा सकती है कि मान लीजिए एक डिजाइनर किसी कंपनी के लिए पूरा मार्केटिंग कैंपेन बना रहा है। उसे एक इंस्टाग्राम पोस्ट, एक फेसबुक बैनर, एक वेबसाइट का हेडर और एक प्रिंट होने वाला ब्रोशर बनाना है। अतीत में इन सब के लिए अलग अलग फाइलें बनानी पड़ती थीं, लेकिन अब एक ही स्क्रीन पर अगल-बगल कई आर्ट बोर्ड रखकर पूरे कैंपेन को एक साथ देखा जा सकता है। और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सभी डिजाइन एक जैसे दिख रहे हैं या नहीं। ये बर्ड्स आई व्यू डिजाइन की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया था। अब जब वर्कस्पेस की संरचना स्पष्ट हो गई है, तो हमें उस प्रक्रिया पर बात करनी चाहिए जहां से आकृतियों का जन्म होता है। दुनिया का कोई भी जटिल डिजाइन, चाहे वो कितना भी विस्तृत क्यों ना हो, बुनियादी ज्यामितीय आकारों यानी जियोमेट्रिकल शेप्स से ही शुरू होता है। इसलिए मेन्यू में जाने के बजाय सीधे शॉर्टकट्स और माउस के बेहतरीन तालमेल का उपयोग किया जाता है। एक बुनियादी आकार बनाने के लिए या तो आर्टबोर्ड पर क्लिक करके ड्रैग किया जा सकता है, या फिर बस एक बार क्लिक करके सटीक माप डाला जा सकता है, जैसे 500 बाय 500 पिक्सल। और काम करते समय कीबोर्ड की कुछ कीज को दबाकर रखने से एकदम सटीक चौकोर या एकदम सटीक गोल आकार बनाए जा सकते हैं। शिफ्ट की दबाने से परफेक्ट प्रोपोर्शंस आते हैं और ऑल्ट की दबाकर ड्रैग करने से कॉपी बन जाती है। डिजाइन में ये सटीकता बहुत जरूरी है। लेकिन एक बार जब आकार बन जाता है, तो उसे नियंत्रित करने की बारी आती है।
और यहीं पर इस सॉफ्टवेयर के सबसे बुनियादी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों की बात आती है, कर्सर्स। आमतौर पर कंप्यूटर चलाते समय एक ही एरो दिखता है, लेकिन यहाँ दो अलग-अलग कर्सर होते हैं, एक काले रंग का और एक सफेद रंग का। से चुनने, उसके कैनवस पर कहीं भी ले जाने या उसका समग्र आकार बदलने के काम आता है। ये एक ऐसा टूल है जो चीजों को बाहरी तौर पर नियंत्रित करता है। सही। Here's where it gets really interesting. जब सफेद कर्सर यानी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को हाथ में लिया जाता है तो डिजाइनर एक तरह से डिजिटल सर्जन बन जाता है। डिजिटल सर्जन वाली तुलना बिल्कुल सटीक है। जब हम किसी आकार को सफेद कर्सर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कोई ठोस वस्तु नहीं है, बल्कि कुछ बिंदुओं से मिलकर बना है। इन बिंदुओं को एंकर्स कहा जाता है और दो एंकर पॉइंट्स के बीच की रेखा को पाथ कहते हैं। और अगर वो पथ सीधा ना होकर घुमावदार है तो उन एंकर पॉइंट्स पर हैंडल्स भी मौजूद होते हैं। काले कर्सर से जहां पूरी वस्तु अपनी जगह से हिलती है, वहीं सफेद कर्सर से डिजाइनर किसी एक विशिष्ट एंकर पॉइंट को पकड़कर खींच सकता है। वो उन हैंडल्स को घुमाकर उस पथ के कर्व को बदल सकता है। ये नियंत्रण का वो सूक्ष्म स्तर है जहां एक साधारण सा गोल आकार कुछ ही सेकंड में एक पानी की बूंद या किसी पत्ती के आकार में बदल जाता है। लेकिन ज्यामितीय आकार केवल एक शुरुआत है। जब कोई ब्रांड अपनी एक अलग और कस्टम पहचान बनाना चाहता है तो उसे एक ऐसे टूल की जरूरत पड़ती है जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो। यही प्रवेश होता है पेन टूल का। ये पूरे सॉफ्टवेयर का शायद सबसे डरावना लेकिन सबसे शक्तिशाली उपकरण है। ये कोई साधारण पेन नहीं है जिससे स्क्रीन पर बस ड्राइंग की जाए। ये टूल एंकर पॉइंट्स और पाथ्स बनाने का काम करता है। आर्टबोर्ड पर हर एक क्लिक एक नया एंकर पॉइंट बनाता है और क्लिक करके खींचने से उन पॉइंट्स के बीच का घुमाव तय होता है। ये इंसान की कल्पना और मशीन के गणितीय घुमाव यानी बेजियर कर्व्स के बीच का एक सीधा पुल है। इसे सीखने में समय लगता है, लेकिन एक बार महारत हासिल हो जाए तो कोई भी जटिल आकृति बनाना संभव हो जाता है। पेन टूल पर नियंत्रण पाना ही असल में एक शुरुआत करने वाले को पेशेवर की श्रेणी में खड़ा करता है। लेकिन केवल आकृतियां बना लेना ही तो डिजाइन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन कच्ची आकृतियों को तराश कर एक प्रोफेशनल आर्टवर्क में बदलने का काम पैनल्स करते हैं। दाईं ओर मौजूद ये पैनल्स काम को फिनिशिंग टच देते हैं। उदाहरण के लिए कलर पैनल सिर्फ रंग भरने के लिए नहीं है। ये किसी भी आकृति के अंदरूनी रंग यानी फिल और उसकी बाहरी रूपरेखा यानी स्ट्रोक को अलग-अलग नियंत्रित करने की आजादी देता है। इसके बाद अलाइन पैनल आता है जो डिजाइन में सिमेट्री सुनिश्चित करता है। ग्राफिक डिजाइन में अगर कोई चीज 1 मिलीमीटर भी अपनी जगह से खिसकी हो तो वो आंखों को खटकती है। अलाइन पैनल आकृतियों को कैनवस के एकदम बीचों बीच या एक दूसरे के बिल्कुल सटीक अनुपात में खड़ा कर देता है। और इन सब पैनल्स में एक पैनल ऐसा है जो किसी जादू से काम नहीं लगता, पाथफाइंडर। अगर कर्सर और पेन टूल डिजिटल सर्जरी हैं, तो पाथफाइंडर डिजिटल मिट्टी को तराशने जैसा है। अक्सर डिजाइनर जटिल आकृतियों को सीधे नहीं बनाते। वो बुनियादी आकारों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और फिर पाथफाइंडर का उपयोग करते हैं। इस पैनल से दो आकृतियों को जोड़कर एक किया जा सकता है या एक आकृति से दूसरी आकृति को इस तरह काटा जा सकता है जैसे कुकी कटर से आटा काटा जाता है। ये जटिल डिजाइन बनाने का सबसे तार्किक और साफ सुथरा तरीका है। इन्हीं टूल्स की मदद से दुनिया के सबसे महंगे लोगो तैयार किए जाते हैं। पर लोगो डिजाइन की प्रक्रिया केवल सॉफ्टवेयर का खेल तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये रिसर्च, विचार विमर्श और स्केचिंग से शुरू होती है। कागज पर बनी एक रफ ड्राइंग को इलस्ट्रेटर में लाकर इन्हीं टूल्स की मदद से डिजिटल रूप दिया जाता है। लेकिन एक बेहतरीन लोगो केवल आकृतियों से पूरा नहीं होता, उसमें शब्दों का भी उतना ही महत्व होता है। यहीं पर टाइपोग्राफी की भूमिका आती है। अक्षरों को डिजाइन में कैसे रखा जाए ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक पेशेवर डिजाइनर कर्निंग पर बहुत ध्यान देता है। कर्निंग, जो कि दो विशिष्ट अक्षरों के बीच की दूरी होती है। अगर ए और वी जैसे अक्षर साथ लिखे हों और उनके बीच सही दूरी ना हो तो वो डिजाइन बहुत ही गैर पेशेवर दिखता है। इसी तरह ट्रैकिंग से पूरे शब्द के फैलाव को और लीडिंग से पंक्तियों के बीच की जगह को नियंत्रित किया जाता है। एक प्रीमियम ब्रांड का लुक इन्हीं छोटी छोटी बातों से तय होता है। साथ रंग प्रबंधन यानी कलर मैनेजमेंट एक ऐसा विषय है जिसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। किसी भी ब्रांड की पहचान उसके रंगों से होती है। जैसे कोका कोला का लाल रंग दुनिया के हर कोने में एक ही जैसा दिखना चाहिए। यहीं पर इलस्ट्रेटर पैंटोन कलर्स का समर्थन करता है।
पैंटोन एक वैश्विक रंग मानक है। इसका मतलब है कि डिजाइनर जो रंग अपनी स्क्रीन पर तय करेगा, वही रंग जब टोक्यो या न्यूयॉर्क की किसी प्रिंटिंग प्रेस से छापकर बाहर आएगा तो वो बिल्कुल 100% वैसा ही होगा। इसके अलावा कलर गाइड पैनल ये सुनिश्चित करता है कि एक डिजाइन में इस्तेमाल हो रहे सभी रंग आपस में टकराए नहीं, बल्कि कलर थ्योरी के अनुसार एक बेहतरीन तालमेल में रहें। अगर हम इसे बड़े पिक्चर से कनेक्ट करें तो हमें ये समझना होगा कि इलस्ट्रेटर केवल लोगोज या ब्रोशर डिजाइन करने तक सीमित नहीं रह गया है। आज की दुनिया में डिजाइन की मांगें बहुत अधिक आधुनिक और जटिल हो गई हैं। जब हम बहुत ही विस्तृत और जटिल इलस्ट्रेशन की बात करते हैं, जैसे किसी किताब का कवर या कोई डिजिटल पेंटिंग, तो उसमें हजारों अलग-अलग आकृतियां हो सकती हैं। इतने सारे तत्वों को एक साथ संभालने के लिए लेयर्स पैनल का उपयोग किया जाता है। लेयर्स पारदर्शी शीशे की तरह होती हैं, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है, ताकि किसी एक हिस्से पर काम करते समय बाकी का डिजाइन खराब ना हो। इसके अलावा डिजाइन में यथार्थवादी या असली जैसा प्रभाव डालने के लिए ब्रशेस और पैटर्न्स का उपयोग करके टेक्सचर जोड़ा जाता है। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, अगर सब कुछ गणितीय समीकरणों और वेक्टर पाथ से बन रहा है, तो क्या ये कला बहुत ही सपाट या फ्लैट और रोबोटिक नहीं दिखनी चाहिए? आकृतियों में वो असली जीवन और गहराई कैसे आती है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। शुरुआती वेक्टर ग्राफिक्स वास्तव में बहुत सपाट दिखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसे बदलने का काम ग्रेडियंट और सबसे खास तौर पर ग्रेडियंट मैश टूल ने किया है। ग्रेडियंट मैश एक वेक्टर आकृति पर ग्रिड या जाल बिछा देता है, राइट? हाँ, और उस जाल के हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक अलग रंग भरा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर एक डिजिटल सेब बनाया जा रहा है, तो ग्रेडियंट मैश की मदद से डिजाइनर ये तय कर सकता है कि खिड़की से आती हुई रोशनी सेब के किस हिस्से पर पड़ेगी। और उसके ठीक विपरीत दिशा में एक प्राकृतिक छाया या शैडो कैसे बनेगी? ड्रॉप शैडो जैसे इफेक्ट किसी भी 2D डिजाइन में 3D जैसी गहराई ला देते हैं। आजकल तो आधुनिक डिजाइन की एक और बहुत बड़ी चुनौती है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। आज के दौर में डिजाइन केवल प्रिंट होने के लिए नहीं बनते। एक ही ग्राफिक को एक स्मार्ट वॉच की छोटी सी स्क्रीन, एक स्मार्टफोन, एक लैपटॉप और 8K रेजोल्यूशन वाले स्मार्ट टीवी पर एकदम स्पष्ट दिखना होता है। यहीं पर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स यानी SVGs इंटरनेट के अनसंग हीरोज बन जाते हैं। क्योंकि SVGs पिक्सल के बजाय सीधे कोड और गणित पर आधारित होते हैं। वो वेबसाइट की स्पीड को धीमा नहीं करते और स्क्रीन चाहे कितनी भी बड़ी या छोटी हो, वो हमेशा एकदम क्रिस्प दिखते हैं। आज के आधुनिक वेब डिजाइन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इलस्ट्रेटर से होकर ही गुजरता है। इसके साथ ही हम एडोबी के पूरे इकोसिस्टम यानी क्रिएटिव क्लाउड को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज के समय में डिजाइनर किसी अंधेरे कमरे में अकेले काम नहीं करते। बड़ी-बड़ी टीमें एक साथ कई महाद्वीपों से जुड़कर एक ही प्रोजेक्ट पर काम करती हैं। ये क्लाउड इकोसिस्टम उन्हें रियल टाइम में काम करने की आज़ादी देता है। इलस्ट्रेटर अपने आप में एक अलग द्वीप नहीं है। ये फोटोशॉप और InDesign जैसे अन्य सॉफ्टवेयर्स के साथ बहुत ही सहजता से जुड़ा हुआ है। एक वेक्टर लोगो इलस्ट्रेटर में बनता है, उसे फोटोशॉप में एक असली तस्वीर के ऊपर रखा जाता है और फिर उस पूरी तस्वीर को InDesign में लाकर एक मैगजीन के पन्ने पर सेट कर दिया जाता है। ये निर्बाध प्रवाह ही आज की रचनात्मक इंडस्ट्री की रीढ़ है। So what does this all mean? अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें तो ये सफर बहुत ही अद्भुत रहा है। सच में ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक खाली सफेद आर्टबोर्ड और कुछ बुनियादी ज्यामितीय आकारों का ज्ञान किसी भी जटिल ब्रांड की पहचान या एक विशाल डिजिटल पेंटिंग का आधार बन सकता है। एक साधारण काले और सफेद कर्सर से शुरू हुआ नियंत्रण पाथफाइंडर से आकृतियों को तराशने से लेकर ग्रेडियंट मैश के यथार्थवादी रंगों तक पहुंचता है और अंततः SVGs के रूप में पूरी दुनिया की स्क्रीन्स पर छा जाता है। इस विषय को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है जो इस पूरे सॉफ्टवेयर के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा करता है और जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। वो क्या? हम अक्सर कला और गणित को एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत मानते हैं। हमारी सोच के अनुसार कला स्वतंत्र है, रचनात्मक है, उसमें भावनाएं हैं, जबकि गणित सख्त है, कठोर है और पूरी तरह से नियमों से बंधा है। ये तो सच है, हम ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन इलस्ट्रेटर का ये वेक्टर डिजाइन सिस्टम ये साबित करता है कि हमारी डिजिटल दुनिया की सबसे सुंदर, जैविक और जटिल कलाकृतियां वास्तव में अदृश्य गणितीय समीकरणों से ही बनी है। क्या ये गणितीय पूर्णता हमारी रचनात्मकता को किसी सांचे में सीमित कर देती है, या फिर ये कला को अभिव्यक्त करने के लिए एक ऐसा अनंत और स्केलेबल कैनवस प्रदान करती है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है?
इस गहरे सवाल के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यही विराम देते हैं। ये निश्चित रूप से आगे खुद से विचार करने के लिए एक बेहतरीन विषय है।